हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का के एनालिसिस पर। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो निश्चित रूप से आर्टिकल नंबर 21 यानी कि अनुच्छेद नंबर 21 भारतीय संविधान का, जिसमें राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात की जाती है, उस चैप्टर को, उस आर्टिकल को हम पढ़ने वाले हैं। राइट टू लाइफ स्पेशली इम्पोर्टेंट है और इस आर्टिकल को यानी कि जो आर्टिकल नंबर 21 है, इसे फंडामेंटल राइट्स की बैकबोन भी माना जाता है। आर्टिकल नंबर 21 का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े ब्रॉडर रूप में डेवलप होता है। तो हम बात करेंगे कि इसे बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं बोलूं कि बैकबोन ऑफ द फंडामेंटल राइट क्यों माना जाता है। एंड दिस इज द फंडामेंटल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ये फंडामेंटल राइट्स का भी फंडामेंटल है। दो टर्म इसके लिए यूज होते हैं, एक तो बैकबोन और दूसरा फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। डिस्कस करेंगे कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का मतलब क्या है, इसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड, बाकी जो टर्म्स आएंगे उनको डिस्कस करेंगे, और इसको फंडामेंटल क्यों बोला जाता है, फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट क्यों बोला जाता है, और बैकबोन ऑफ द फंडामेंटल राइट क्यों बोला जाता है। ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हम आर्टिकल नंबर 21 में। बात कर लेते हैं कि सबसे पहले इसको बोला क्या किया जाता है। तो जैसा मैंने बताया, आर्टिकल नंबर 21 को बोला जाता है कि ये बैकबोन ऑफ द फंडामेंटल राइट, बैकबोन ऑफ द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट है निश्चित रूप से आर्टिकल नंबर 21 पार्ट 3 में आएगा, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। इसके बाद बोला जाता है इसे फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ऑफ एफआर। आखिर ऐसा क्यों बोला जाता है, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल नंबर 21 में लिखा क्या है। तो आर्टिकल नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि नो पर्सन नॉट सिटीजन, ध्यान रखना, यानी कि नो पर्सन। तो सबसे पहली बात ये हुई कि ये आर्टिकल सभी के लिए अलाउ है, चाहे वो पर्सन हो चाहे सिटीजन हो। सिटीजन के लिए कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। जब भी हम सिटीजन की बात करते हैं तो उनके लिए 5 हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। ये केवल और केवल सिटीजन्स के लिए होते हैं। इसके अलावा बाकी जो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे सभी पर्सन्स के लिए अवेलेबल हैं। रिस्ट्रिक्शंस यानी कि अपवाद और उनकी बाध्यताएं कुछ अलग अलग हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे नो पर्सन आता है। नो पर्सन शैल बी डेप्राइव्ड ऑफ, यानी कि नो पर्सन शैल बी, लिख लेते हैं पहले इसे पूरा, शैल बी डेप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। एक्सेप्शन क्या है इसमें, एक्सेप्शन ये है कि एक्सेप्ट एज द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब आर्टिकल 21 बोलता है कि कोई भी पर्सन की राइट टू लाइफ जो, यानी कि उसकी जो लाइफ है उससे उसे हटाया नहीं जाएगा, यानी कि उसे जीवन जीने का अधिकार है। एंड पर्सनल लिबर्टी, और जो उसकी व्यक्तिगत आजादियां हैं उससे भी उससे ऐसा नहीं किया जाएगा कि उसकी पर्सनल आजादी छीन ली जाए, व्यक्तिगत आजादी छीन ली जाए। एक्सेप्शन क्या है, यानी कि अपवाद है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, उनमें निश्चित रूप से हमें अपवाद देखने को मिलते हैं। तो अपवाद क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ऐसा प्रोसीजर जैसा कानून में बना दिया है, अगर कोई अपवाद इंक्लूड है तो वो अपवाद होगा, इसके अलावा कोई भी अपवाद नहीं होगा। ये आर्टिकल 21 पूरा डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, ये भी टर्म डिस्कस करेंगे। लाइफ यानी कि राइट टू लाइफ क्या है, पर्सनल लिबर्टी क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं आर्टिकल नंबर 21 का। मैंने बोला था आपसे कि ये फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का ये एक बैकबोन है। क्यों बैकबोन है, आप एक चीज देखो, आर्टिकल नंबर 14 क्या पढ़ते हैं हम, इक्वलिटी, ठीक है, यानी कि भाई सबको समानता है। अगर सबको समानता न मिलेगी तो निश्चित रूप से आपका जीवन कहीं ना कहीं हो सकता है आप मेंटल ब्लॉक आ जाए, कि अगर मान लो आपके साथ वाले को आपको बोला जाए क्लास में डेली डेली कि भाई नीचे बैठो, और साथ वाले को बेंच पे बिठाया जाए, आप हो सकता है स्कूल जाना बंद कर दें। तो यानी कि इक्वलिटी, वहां भी हमारी लाइफ से संबंध है। आर्टिकल नंबर 15 में क्या पढ़ा था हमने, आर्टिकल नंबर 15 में पढ़ा था हमने बेल टैंक यानी पब्लिक प्लेस वाला जो कंसेप्ट था, पब्लिक प्लेस।
कि भाई अगर मान लो आपको मंदिर न जाने दिया जाए या किसी होटल में अगर आप किसी तरह का वस्त्र पहनकर जाते हैं, जैसे अंगोछा गले में डाल के जाते हो, गमछा जिससे बोलते हैं, अगर आप वो गले में डाल के जाते हो तो आपको बाहर निकाल दिया जाए तो भी आप पे असर पड़ेगा। आपकी जो सोशल पर्सनैलिटी है वो भी खराब होगी, यानी कि लाइफ से संबंधित ये भी है, सुसाइड भी कर सकते हो ज्यादा बेइज्जती हो जाए तो। यानी कि आर्टिकल 15 भी ये कहता है। 16 क्या बोलता है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अगर मान लो स्टेट बोल दे कि नहीं भाई तुम तो इस जाति से, हम तुम्हें रोजगार नहीं देंगे, तो हो सकता है आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, आपकी लाइफ पे असर पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी, किसी भी फॉर्म में हो जाए अनटचेबिलिटी, निश्चित रूप से यानी कि छुआछूत अस्पृश्यता जो है आपकी लाइफ को नुकसान देने वाली है। तो आप जितने भी पढ़ोगे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, आप एक चीज शादी में देखोगे कि इनका सबका संबंध आर्टिकल नंबर 21 से है, जो बोलता है राइट टू लाइफ, जो बोलता है राइट टू लाइफ। अगर ये आपका आर्टिकल नंबर 21 ना हो, आर्टिकल नंबर 21 ना हो या ये आर्टिकल ना हो, सारी चीजें बेकार है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 21 की स्पेशली। आर्टिकल 21 में बोला गया है, जैसे कि अभी हमने लिखा था, नो पर्सन, दोबारा लिख लेते हैं, नो पर्सन शैल बी डेप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है उसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर लिखेंगे इसे, एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। बात करेंगे एक चीज देखो, लाइफ तो आप समझ रहे होगे जीवन है, लिबर्टी इससे पहले हमने कहीं पढ़ा था, लिबर्टी जो आजादी है वो हमने कहीं पढ़ी थी, कहां पढ़ी थी, प्रियम्बल में पढ़ी थी ना, प्रियम्बल में, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है, वहां पे लिबर्टी हमने समझी थी। यानी कि लिबर्टी का मतलब होता है कि आपकी अपनी व्यक्तिगत आजादी है, आप एक तरह से ऐसा काम करें जो पब्लिक मोरालिटी के अंतर्गत हो, पब्लिक हेल्थ के अंतर्गत हो। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी धर्म को मान सकते हैं, आप कुछ बोल सकते हैं, आप कुछ खा सकते हैं, कुछ पी सकते हैं, ठीक है, आप कुछ भी विश्वास कर सकते हैं, ये सारी लिबर्टी के अंतर्गत आ जाती है। लिबर्टी की जो डेफिनेशन है, आजादी की जो डेफिनेशन है, वो निश्चित रूप से अलग अलग फिलोसफर ने दिया है, जैसे कि थॉमस हॉब्स ने इसकी डेफिनेशन दी है, रॉल्स में लिबर्टी की डेफिनेशन आ जाती है, रॉल्स ने दी हुई है, ठीक है, रूसो भी लिबर्टी पे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, और ज्यादातर फिलोसफर आप देखोगे तो वो लिबर्टी पे बात करते रहते हैं, लेकिन ये हमारे कंसेप्ट में नहीं है, हमारे टॉपिक में नहीं है, तो हम शुरुआत इसकी उल्टी करेंगे। यानी कि सबसे पहले समझेंगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है। दो प्रोसीजर होते हैं अपने इंडिया में, पहले ये वाला फॉलो होता था, पहले ये वाला, दूसरा कौन सा होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखो निश्चित रूप से वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, और आज अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, शेयर नहीं किया शेयर करो, कमेंट नहीं किया कमेंट करो, और आज बीच में बोल रहा हूँ, ठीक है, तो कर दो यार, मजा आएगा पूरी वीडियो में। दो प्रोसीजर होते हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। 1978 तक, यानी कि 1978 तक इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो होता था। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका में फॉलो होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका यानी कि यूएसए में फॉलो होता है। समझेंगे कि पहले दोनों प्रोसीजर में अंतर क्या है, दोनों प्रोसीजर में अंतर क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है। एक तो है आपका प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, शॉर्ट में बोल देते हैं पीईवीएल, इसे बोल देते हैं डीपीएल। एक केस बताता हूं आपको, सेक्शन 66 ऑफ आईटीए, सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000। इसमें क्या था कि अगर आप सरकार के खिलाफ या किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ
कुछ भी ऐसा स्पीच देते हैं, कुछ भी ऐसा टाइप करते हैं, कुछ भी ऐसा मैसेज स्प्रेड करते हैं कि जिससे हार्मनी जो है, यानी कि जो हमारी एक सहयोगिता है, जो हमारा भाईचारा है, जो इस तरह की अगर चीज़ें वायलेट होती हैं तो आपको पुलिस अरेस्ट करके ले जा सकती है। एक और चीज़, जो आर्टिकल नंबर 21 था, अभी मैं बताऊंगा कि क्या था वो, है ना। तो जो सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट 2000 था, महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे जो थे उनकी मृत्यु होती है। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे जो हैं उनकी मृत्यु होती है, और मृत्यु में शिवसेना क्या करती है कि पूरे महाराष्ट्र में बंद का घोषणा कर देती है कि पूरा महाराष्ट्र बंद रहेगा शोक में। ठीक था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे वो घोषणा करती है तो एक 7th क्लास की बच्ची, यानी कि एक 7th क्लास की स्टूडेंट अपने फेसबुक पर टाइप कर देती है कि ये बंद क्यों किया गया, यानी कि ये तो हमारी राइट टू लाइफ के साथ खिलवाड़ है। अब 7th क्लास की जो स्टूडेंट थी उसने मैसेज टाइप कर दिया कि ये तो हमारी राइट टू लाइफ के साथ खिलवाड़ है, अगर आपको गरीबों का या अगर आपको बाला साहब का शोक मनाना है तो किसी और वे में मनाए जिससे कि जनता को कोई परेशानी ना हो। ये मैसेज उसने लिखा सोशल मीडिया पे। अब जैसे सोशल मीडिया पे उसने लिखा, उसकी एक और दोस्त ने सेम कमेंट कर दी सोशल मीडिया पे। पुलिस आई और शाम को उन दोनों को उठा करके ले गई। पुलिस आई और शाम को उन दोनों को उठा करके ले गई, यानी कि अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो बात आई कि पुलिस ने किस बेस पे अरेस्ट किया था। पुलिस ने बोला कि वो निश्चित रूप से कोर्ट में गए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, अभी आर्टिकल 22 में पढ़ेंगे 24 आवर्स के अंतर्गत। तो कोर्ट में गए कि सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट 2000 के अंतर्गत हमने इसे अरेस्ट किया है। अरेस्ट सही था, अरेस्ट जो था वो सही बेस पे था, क्योंकि हो सकता था कि वहां पे दंगे हो जाएं। अगर मान लो ये किसी, वो तो धर्म से भी इनके से थी, अगर किसी और धर्म से होती तो दंगे होने की प्योर संभावना थी। अब कोर्ट ने इसका एग्जामिनेशन किया, कोर्ट ने ये वाला एग्जामिनेशन किया। कोर्ट ने क्या क्या देखा, निश्चित रूप से इंडिया जो था वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करता था, यही चीज पढ़ी थी। अब इस प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में हमको 3 चीजें देखनी होती हैं, हमको यानी कि कोर्ट को 3 चीजें देखनी होती हैं। जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो एक स्टाइल है जुडिशियल रिव्यू, एक स्टाइल है जुडिशियल रिव्यू। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में हमको 3 चीज देखनी होती हैं, और वो 3 चीजें हैं कौन कौन सी। 3 चीज, सबसे पहली चीज कि भाई ये जो लॉ बनाया है, ये जो लॉ बनाया है उसी अथॉरिटी ने बनाया है कि जो बना सकती थी, उसी अथॉरिटी ने बनाया है, यानी कि सही अथॉरिटी ने बनाया है कि नहीं बनाया। अगर मान लो लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है तो पार्लियामेंट ने ही बनाया है ना, ऐसा तो नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर ने बना दिया हो। ठीक है, पहला कंसेप्ट, अथॉरिटी ने लॉ बनाया है कि नहीं बनाया। दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट ये है कि ये सही से एग्जीक्यूट किया गया कि नहीं किया गया, यानी कि इसे सही से फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, सही से फॉलो किया गया कि नहीं किया गया। ऐसा तो नहीं है पुलिस जबरदस्ती किसी को अरेस्ट करके ले आई हो, कानून में लिखा ही ना हो। तीसरा ये था कि अगर जब आपने एग्जीक्यूट कर लिया है तो ये जो लॉ था सही अथॉरिटी ने बनाया है कि नहीं बनाया, सही एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ। और इसमें फिर तीसरा कंसेप्ट आता है एग्जीक्यूशन के बाद कि ये जो लॉ था उसका प्रोसीजर जो था वो सही से फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। प्रोसीजर का मतलब क्या है कि अगर ये लॉ पार्लियामेंट ने बनाया था, अगर ये लॉ पार्लियामेंट ने बनाया था तो ऐसा ही है ना कि पहले लोकसभा या राज्यसभा में गया हो, फिर दूसरे सदन में गया हो, फिर प्रेसिडेंट के साइन हुए हो। प्रोसीजर तो सही था ना इसका, क्योंकि नाम में लिखा हुआ है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब सेक्शन 66 जो लड़की अरेस्ट हुई थी, स्टूडेंट अरेस्ट हुई थी, उसमें आप देखो अथॉरिटी थी, यानी लॉ तो पार्लियामेंट ने बनाया था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जीक्यूशन भी सही हुआ था क्योंकि लॉ में लिखा हुआ था कि अगर आपको यानी कि स्टेट को ऐसा लगता है, पुलिस को ऐसा लगता है कि हार्मनी जो है किसी भी दो संगठन के बीच की या किसी भी जनता में किसी के भी बीच की पब्लिक हेल्थ मोरालिटी पे खतरा आता है तो आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, यानी कि एग्जीक्यूशन भी सही हुआ। तीसरा, प्रोसीजर सही था कि नहीं था, प्रोसीजर भी सही था भाई, पार्लियामेंट ने बनाना था, पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, फिर जाके प्रेसिडेंट के साइन हो गए, प्रोसीजर सही था। तो इस आधार पर वो जो स्टूडेंट थी
अब एक चीज बताओ, इस आधार पर तो स्टूडेंट को सही तरह से गिरफ्तार किया गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे थोड़ा सा लगा, थोड़ा सा दुख हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तो बात गलत है, स्टूडेंट ने ऐसा तो कुछ खास बोला नहीं था, और बोला था तो उससे इतनी जल्दी हारमनी भी खत्म नहीं होती, और होती तो स्टेट के पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उस हारमनी को संभाले, उस भाईचारे को संभाले। यहां से फिर जो अपना सुप्रीम कोर्ट है उसने एक और कंसेप्ट देखना चाहा, और वो था दूसरा वाला कंसेप्ट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला। दूसरा था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये भी जुडिशियल रिव्यू का टाइप है। अब इसमें क्या देखा सुप्रीम कोर्ट ने, पहले तो तीनों चीजें देखी जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वाली थी, तीनों चीजें देख ली। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक नई चीज ऐड कर दी, मैं बताऊंगा कौन से केस में ऐड की गई थी। ये मानेका गांधी वाले, मेनका गांधी केस जो है उसमें ऐड की गई थी, ठीक है, 1978 में। लेकिन अभी समझ लेते हैं कि हुआ क्या था। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज ऐड करी हुई है जो अमेरिका में फॉलो होती है, कि भाई जो लॉ है वो फेयर, रीजनेबल और जस्ट है कि नहीं है। मतलब ये जो लॉ बना है ये सच में फेयर है कि नहीं है। लॉ तो बना ठीक है, लेकिन ऐसा लॉ होना भी चाहिए था क्या? अगर होना नहीं चाहिए था फिर ये लॉ आया क्यों? अगर नहीं होना चाहिए था तो निश्चित रूप से उसमें बोला गया कि ये लॉ तो ठीक था, सेक्शन 66 से जो था, ये वाला जो मिटाया अभी, लॉ तो ठीक है, लेकिन आप ये जो आर्बिट्रेरी लॉ है ये फेयर नहीं है हर किसी के साथ, ठीक है। तो इस वजह से इस जो स्टूडेंट है आप इसे छोड़ दीजिए, इसकी जो अरेस्ट आपने कर रखा है इसको आप रिलीज कर दीजिए। इस वजह से वो स्टूडेंट बच गई। अब बताओ ये अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मान लो इंडिया उस समय खाली प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो पहले था, मेनका गांधी केस से पहले तक था, ए.के. गोपालन केस में भी बोला गया था, अगर यही कंसेप्ट आता तो उस जो स्टूडेंट थी उसको अरेस्ट से रिलीज नहीं किया जाता। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में भी देखा कि क्या ये लॉ फेयर, रीजनेबल और जस्ट है कि नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई ये लॉ फेयर नहीं है इतना जितना होना चाहिए था, ठीक है, और जो स्टूडेंट का अरेस्ट किया गया है वो गलत आधार पर किया गया, स्टूडेंट को रिलीज कर दिया जाए। ये होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में अंतर। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या देखते हैं, किस अथॉरिटी के पास लॉ बनाने की पावर थी नहीं थी। अगर अथॉरिटी ने लॉ बना दिया तो उसे जो एग्जीक्यूट किया है जिसने, उसके पास भी पावर है कि नहीं है। ऐसा है कि मान लो पावर तो है एसडीएम के पास, पावर तो सॉरी डीएम के पास, और अरेस्ट कर रहे हो एसडीएम ही, वो भी गलत चीज है, नहीं कर सकते। उसके बाद प्रोसीजर सही से फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, पहले पार्लियामेंट में पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट के साइन हुए कि नहीं हुए, तीनों चीजें अगर फॉलो हुई हैं तो उसके बाद फिर कोर्ट देखेगा क्या ये लॉ सच में फेयर, रीजनेबल, जस्ट है या नहीं है। ये है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अंतर। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का एक एक्सपेंशन है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में बस इतना सा है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में इतना है। उसने अब लॉ को भी देखने की ताकत दे दी, किसको? सुप्रीम कोर्ट को। कंसेप्ट आए कहां से ये दोनों, यानी कि केसेस में, सुप्रीम कोर्ट केसेस में क्या था, अपना इंडिया किस वाले को फॉलो करता है। आपका क्वेश्चन होगा दिमाग में ये कि अब इंडिया इस समय प्रेजेंट में यानी कि 2022 में किसे फॉलो कर रहा है, 2023 में किसे फॉलो करेगा। दो केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। पहला केस है ए.के. गोपालन केस और दूसरा केस है मेनका गांधी केस। ए.के. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोल दिया कि भाई हम खाली प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के आधार पर देखेंगे, लॉ तुम कितना भी घटिया बना दे पार्लियामेंट, हमें कोई मतलब नहीं है। लॉ बेशक वो ये बना दे कि पूरे भारत में मृत्युदंड दिया जाएगा, अगर ऐसा है, हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है, लेकिन अगर मान लो कुछ और टाइप का ऐसा लॉ बना दिया जाए जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तो खिलाफ नहीं है लेकिन हर किसी पे एक जैसे एप्लीकेबल नहीं हो सकता, तो हम लॉ में नहीं जाएंगे, हम खाली देखेंगे कि वो सही अथॉरिटी ने बनाया नहीं बनाया, सही एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था, और जो उसका प्रोसीजर वो फॉलो किया गया कि नहीं किया गया। ए.के. गोपालन ने खाली इतना बोल दिया।
ए के गोपालन ने मतलब एक आपको चीज बता दी कि जो लाइफ है, जो हमारा आर्टिकल नंबर 21 है, राइट टू लाइफ है, उसका एक बहुत छोटा सा इंटरप्रिटेशन दे दिया। बोला कि जितना संविधान में लिखा हुआ है हम इससे ज्यादा नहीं जाने वाले। ए के गोपालन केस में ये था। होता क्या है, मेनका गांधी केस में मेनका गांधी जी जो थी उनका पासपोर्ट जबरदस्ती जब्त कर लिया गया बिना रीजन बताए कि भाई रीजन क्या था। अब मेनका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की शुरुआत होती है। मेनका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की शुरुआत होती है। इंडिया 1978 यानी कि मेनका गांधी केस से पहले प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पे काम कर रहा था। मेनका गांधी के बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे भी काम करता है। अब इंडिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ प्लस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि अगर मैं बोलूं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे ही काम करता है क्योंकि उसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ खुद आ जाता है, यानी कि इंडिया इस समय दोनों पर बिलीव करता है। और ये क्वेश्चन जो प्री एग्जाम होगा किसी एमसीक्यू में नहीं आएगा कि इंडिया किसको फॉलो करता है, और क्वेश्चन आएगा तो वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा कि ओनली इसे फॉलो करता है या ओनली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करता है या बोथ फॉलो करता है। तो आपको निश्चित रूप से बोथ वाले पे टिक करना है कि बोथ वाले को इंडिया फॉलो करता है। एग्जाम्पल दे देता हूं आपको कैसे। एक नलसा एक एक्ट आया था, ठीक है, और वो जो नलसा था उसे वॉइड करार दिया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही खुद एक नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट एनजेई से करके कुछ एक्ट आया था कि जो उसके जज हैं उनकी जो नियुक्ति होगी वो सरकार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को ही खत्म कर दिया कि लॉ ही बर्बाद है, तो लॉ फेयर है ही नहीं, रीजनेबल है ही नहीं, क्योंकि वहां पे उसने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया था। ये था मेनका गांधी केस। और मेनका गांधी केस में आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21 जो है उसका एक बहुत बड़ा रूप बताया गया, यानी कि उसका एक ब्रॉडर रूप बताया गया। एक और चीज देखोगे अब आप, यहां से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जैसे ही हम बात करते हैं हमारी लेजिस्लेचर पे भी सवाल उठने लगते हैं। अगर लेजिस्लेचर ने सही कानून, फेयर कानून नहीं बनाया तो वो निश्चित रूप से कानून जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि वो कानून की समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी। इससे पहले क्या था, हमारी लेजिस्लेचर पे सवाल नहीं उठ रहे थे। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में हमारी लेजिस्लेचर पे सवाल नहीं उठते। उसने कानून बना दिया, अगर पास हो गया तो वो कानून है कैसा भी हो। सवाल किस पे उठ सकता है, बस एग्जीक्यूटिव पे। सवाल किस पे उठ सकता है, बस एग्जीक्यूटिव पे। एग्जीक्यूटिव पे क्या सवाल उठ सकता है, मान लो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से कोई कानून बना तो सवाल एग्जीक्यूटिव पे ये उठ जाएगा कि भाई अगर पुलिस ने अरेस्ट किया है तो क्या पुलिस की सच में पावर है अरेस्ट करने की कि नहीं है। पुलिस की सच में पावर है अरेस्ट करने की नहीं है। अगर पुलिस की पावर नहीं है तो वो एग्जीक्यूटिव के खिलाफ जा सकती है, लेकिन लेजिस्लेचर के खिलाफ नहीं जा सकती। किसमें, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में वो लेजिस्लेचर के भी खिलाफ जा सकती है और पुलिस के भी खिलाफ जा सकती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव के भी खिलाफ जा सकते हैं। कौन, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू में। ठीक है, ये चीज समझ आई। आर्टिकल 21 क्या था, नो इंडिविजुअल, नो पर्सन शैल बी deprived ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हम डिस्कस कर लिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे लाइफ और पर्सनल लिबर्टी क्या है। लाइफ और पर्सनल लिबर्टी क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल नंबर 21 में राइट टू लाइफ है, सच्चाई है। आर्टिकल नंबर 21 में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। अभी जो मैं मेनका गांधी केस बता रहा था उसमें ही ये बोला गया कि भाई जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है वो आर्टिकल नंबर 21 में आती है। राइट टू लाइफ का मतलब केवल ये नहीं कि हम खाली सांस लें, यानी कि जिंदे होने का मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी हालत जानवरों से भी बदतर हो। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में बोला गया कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है अपनी अस्मिता। ठीक है, उसके आधार पर आपकी जो जीवन है वो जीने का अधिकार आपको मिला हुआ है। ये था मेनका गांधी केस का एक थोड़ा सा ब्रॉडर रूप। बात कर लेते हैं कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी अगर हमारा अधिकार है, आर्टिकल 21 बोलता है कि भाई आप राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, तो राइट टू डाई
यानी कि मरने का भी अधिकार है कि नहीं है, राइट टू डाई, मरने का भी अधिकार है कि नहीं है, नहीं है। ऐसा नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि अगर मुझे जीने का अधिकार है तो मैं मर भी लूंगा। अगर आप सुसाइड करोगे तो भी क्रिमिनल अटेम्प्ट है, ठीक है। अगर सुसाइड करके बच गए ना जेल जाओगे, ठीक है। तो यानी कि राइट टू डाई जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, और कोई सा भी राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट की बात छोड़ो, कोई सा भी राइट नहीं है, आर्टिकल 21 में तो बिल्कुल ही नहीं आता। चलो मैं यहाँ पे एक और चीज थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं कि राइट टू डाई विद डिग्निटी, राइट टू डाई विद डिग्निटी। सपोज करो कोई मरीज है, सपोज करो कोई पेशेंट है, वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, ठीक है, सारे जो फंक्शन है वो काम नहीं कर रहे, अब उसकी बहुत सारी समस्या है, ठीक है, बहुत बुरी हालत में है। अब वो मरना चाहिए कि नहीं मरना चाहिए? उसकी सेवा करने वाला भी कोई नहीं है। अब बताओ, क्या वो विद डिग्निटी, यानी कि वो ऐसे सड़ा गला पड़ा हुआ है, तो क्या उसकी डिग्निटी जो है वो खत्म नहीं होती? उसकी अगर डिग्निटी खत्म हो रही तो उसे राइट टू डाई विद डिग्निटी मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था? नहीं है, नहीं है। लेकिन आर्टिकल 21 में मेंशन नहीं है। लेकिन एक और चीज, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ जो डेफिनेशन है उसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं है। बाकी ये जो सारी चीजें निकल के आ रही हैं ये सुप्रीम कोर्ट के केसेस से निकल के आ रही हैं। तो जब राइट टू डाई विद डिग्निटी जब मेंशन नहीं था तो फिर क्या बोला गया? राइट टू डाई विद डिग्निटी मेंशन तो है नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में दो केस जाते हैं अलग अलग, सुप्रीम कोर्ट में दो केस जाते हैं अलग अलग। तो मैं फाइनल बता देता हूं, एक केस में तो सुप्रीम कोर्ट मना ही कर देता है कि भाई जो आपका राइट टू डाई है वो निश्चित रूप से आपके अधिकार में नहीं आता। जियान कॉल केस में, जियान कॉल केस में सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है कि राइट टू डाई से कोई मतलब नहीं है, अगर तुम राइट टू डाई देना चाहते हो तो वो एक क्रिमिनल अटेम्प्ट है। लेकिन एक और केस आता है, फिर एक स्वामी जी होते हैं अरुणा रामचंद्रन स्वामी, ठीक है। उस केस में क्या बोला जाता है, जियान कॉल केस के बाद उस केस में बोला जाता है कि भाई राइट टू डाई जो है वो एक मरने का अधिकार तो देता नहीं, लेकिन एक केस में आपको अधिकार मिल जाता है। कैसे? जो रामचंद्रन केस था, रामचंद्रन केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 चीजें लेके आया। सुप्रीम कोर्ट 3-4 चीजें ये लेके आया कि सबसे पहले तो राइट टू डाई कोई अधिकार है ही नहीं। दूसरा, दो तरह के यूथेनेसिया होते हैं, एक तो एक्टिव और एक पैसिव, पैसिव यूथेनेसिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला कि एक्टिव यूथेनेसिया तो किसी भी हालत में एप्लीकेबल होगा ही नहीं इंडिया में। एक्टिव यूथेनेसिया का मतलब होता है कि आप किसी को जहर दे के मार दो, ठीक है, किसी को गोली से उड़ा दो, वो वहां वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, जाओ और 2 गोली मारो, खत्म, टाटा बाय बाय। वो एक्टिव यूथेनेसिया तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं इंडिया में। लेकिन पैसिव यूथेनेसिया विद द परमिशन ऑफ लॉ, यानी कि विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, या कोई अगर लॉ ऐसा है जो परमिशन दे रहा है, उससे आप पैसिव यूथेनेसिया को फॉलो कर सकते हो। मतलब क्या है? आप उसका वेंटिलेटर सपोर्ट हटा सकते हो, ऑक्सीजन सपोर्ट हटा सकते हो, या बाकी जो भी सपोर्ट है, मेडिकल सपोर्ट है, वो आप उसे हटा सकते हो। तो पैसिव यूथेनेसिया हर एक केस में वैलिड नहीं है, लॉ के आधार पर आपको अलग अलग परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद पैसिव यूथेनेसिया वैलिड होगा। यानी कि राइट टू डाई हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, बात थी ये सीधी सादी। अब जब राइट टू डाई फंडामेंटल राइट नहीं बचा तो राइट टू लाइफ में फिर आया क्या? राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में आया क्या? ठीक है, इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें आती हैं। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। सबसे पहला, जब भी हम राइट टू लाइफ की बात करेंगे तो राइट टू लाइफ में जो जो चीजें ऐड होंगी वो निश्चित रूप से आपकी रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज तो इंपॉर्टेंट है ही। रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि राइट टू फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग।
क्लॉथिंग मेंशन नहीं है, फूड और शेल्टर दो चीज मेंशन है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नहीं लिखी हुई, ये चीजें संविधान में नहीं लिखी, ये हमने जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अलग अलग इंटरप्रिटेशन अलग अलग केसेस में हमको बताया है, हमने वहां से ये चीजें उठा ली। अगला क्या लिखा है इसने, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड यानी कि आपका जीवन जीने का अधिकार। उसके बाद क्या लिखा है इसने, राइट टू स्लीप। उसके बाद क्या लिखा हुआ है उसने, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। और क्या क्या चीजें ऐड हुई है इसमें, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट के अलावा जो इसमें नई नई चीजें ऐड हैं वो ये है कि भाई आपका राइट अगेंस्ट नॉइज पॉल्यूशन, राइट लिख लेना है, ठीक है, अगेंस्ट पॉल्यूशन यानी कि आपको पॉल्यूशन नहीं चाहिए, ये राइट है आपका। राइट टू स्पीडी एंड फेयर ट्रायल, स्पीडी एंड फेयर ट्रायल, ठीक है। स्पीडी फेयर ट्रायल के बाद फिर आपकी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, इसमें लगभग 34-35 चीजें आ जाती हैं। अगर मैं इसके बाद की बात कर लूँ कि राइट टू फैमिली पेंशन हो गया आपका, राइट टू सोशल जस्टिस हो गया, लिख लो यार, सोशल जस्टिस हो गया, डॉक्टर असिस्टेंस हो गया, डॉक्टर असिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये जो सारी चीजें हैं ये राइट टू लाइफ में आ जाती हैं। पर्सनल लिबर्टी में भी ये चीज है, मैं बता देता हूँ पर्सनल लिबर्टी में कैसे है। मान लो अगर आपको फेयर ट्रायल ही नहीं मिल रहा, मान लो आपको तुरंत ट्रायल ही नहीं हो रहा, आपका जज जो है उनका ट्रायल नहीं हो रहा, अगर आपकी तो पर्सनल लिबर्टी तो आपकी खतरे में आ गई ना। पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या, आपको हर तरह की आजादी हो, जब आपका ट्रायल ही नहीं होगा आप तो जेल में बंद रहोगे जबरदस्ती, पर्सनल लिबर्टी खतरे में आई। मैंने बोला सोशल जस्टिस, अगर आपको सोशल जस्टिस नहीं बोला जा, अगर आपको सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा, अगर आप मान लो किसी पर्टिकुलर जाति से हो और आपको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, आपकी तो लिबर्टी गई, जिंदे तो हो भाई आप, ठीक है, जिंदे तो हो, राइट टू लाइफ तो है, सांस तो ले रहे हो, लेकिन पर्सनल लिबर्टी तो आपकी गई कि नहीं गई। अगर मैं बोल दूं आपको डॉक्टर असिस्टेंस ना मिले तो आपके राइट टू लाइफ पे खतरा आ जाएगा, आप जिंदे भी ना बचो। पॉल्यूशन पे अगर आपको अगेंस्ट पॉल्यूशन अधिकार ना मिले तो आपकी राइट टू लाइफ पे खतरा आएगा, जिंदे भी ना बचो। तो ये था आर्टिकल नंबर 21 का एक ब्रॉडर कंसेप्ट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आर्टिकल 21 में अब तक हमने क्या क्या कर लिया। रिवाइज कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 21 में अब तक हमने क्या क्या कर लिया, ठीक है। आर्टिकल 21 में ही बताया गया कि जो खाप पंचायत होती हैं या किसी तरह की अनटचेबिलिटी जो सोशल जस्टिस वगैरह के नाम पे होती है, ठीक है, और जो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन वाली जो चीज होती है वो आर्टिकल नंबर 21 में ही इनवैलिड करार दी गई है। इनवैलिड का मतलब है अगर लॉ नहीं है तो वो इनवैलिड होगी, और लॉ में आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कि जुडिशियल रिव्यू को फॉलो कर सकते हैं। रिवीजन में देख लेते हैं कि आर्टिकल 21 क्या कहता है। तो आर्टिकल 21 बोलता है कि नो पर्सन, कहीं कहीं इंडिविजुअल भी लिखा मिलेगा, shall be deprived of his life, no person shall be deprived of his life, personal liberty, except यानी कि अपवाद according to procedure established by law, according to procedure established बाई लॉ। अपने ने दो चीज पढ़ी, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ पढ़ा था, उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पढ़ा था। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ में हम तीन चीज देखते हैं। तीन चीज कौन सी देखते हैं, पहली तो देखते हैं कि भाई जो अथॉरिटी लॉ को बना दी है क्या वो सच में बना सकती है कि नहीं बना सकती। दूसरा ये देखते हैं कि जो अथॉरिटी उसे एग्जीक्यूट यानी कि उसका पालन कर दिया है वो पालन करने की अथॉरिटी है भी नहीं है। माना पोस्ट तो जो अरेस्ट करना था वो तो डीएम को करना था और कल के लिए दरोगा जी, वो भी गलत चीज हो गई। और तीसरा ये देखते हैं कि प्रोसीजर सही से फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या देख लेते हैं, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पढ़ा था उसमें हम ये देख लेते हैं कि भाई जो हमारा लॉ है वो जस्ट फेयर एंड रीजनेबल है कि नहीं है, जस्ट फेयर रीजनेबल है कि नहीं है। लॉ की डेफिनेशन कहाँ पढ़ी हमने, लॉ यानी कानून की डेफिनेशन आर्टिकल 13 में हम पढ़ के आ चुके हैं। ये हो गया था प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में, ये चीज देखी थी हमने।
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ का कंसेप्ट है? अमेरिका का कंसेप्ट है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इंडियन कंसेप्ट है। इंग्लैंड में क्या होता है? इंग्लैंड में कुछ नहीं, टाटा बाय बाय गुड नाइट, क्योंकि इंग्लैंड में पार्लियामेंट इज द पार्लियामेंट नहीं, किंग इज द सुप्रीम पावर। ठीक है, तो वो चाहे तो कोर्ट भी खत्म। अब पर्सनल लिबर्टी और लाइफ हमने क्या पढ़ लिया कि आर्टिकल 21 में लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के जो राइट टू एनवायरनमेंट हो गया, राइट अगेंस्ट पॉल्यूशन हो गया, राइट टू लाइवलीहुड हो गया, राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, और इसके अलावा हम पढ़ लें राइट टू डॉक्टर्स असिस्टेंट, और अगर पढ़ें तो राइट टू स्पीडेंट फेयर ट्रायल। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं वो हमारी राइट टू राइट अगेंस्ट नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे इसमें आर्टिकल 21 में आ जाती हैं। राइट टू डाई हमारा फंडामेंटल राइट है नहीं। राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी कि मरने का अधिकार विद डिग्निटी आता है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में नहीं। ठीक है, बस ये है कि अगर आपको मरना है यानी कि अगर डिग्निटी के साथ मरना है तो पहले आपको कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं आता। फंडामेंटल राइट का मतलब होता है कि आपको कोर्ट से परमिशन नहीं लेनी, आप उसे खुद से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कोर्ट से परमिशन ले तो फंडामेंटल राइट का है बच्चा। और किसके खिलाफ है ये? किसके खिलाफ है? अब ये स्टेट और एग्जीक्यूटिव दोनों के खिलाफ है। और इसमें ऐड कौन है? सारे पर्सन, चाहे वो आपके दुश्मन का बच्चा हो चाहे आपका बच्चा हो, सभी को ये अधिकार मिलेगा ही मिलेगा। ये था आर्टिकल 21 का एक ब्रॉडर रूप। आर्टिकल 21 को हम क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ पार्ट 3 एंड पार्ट 4। बैकबोन ऑफ पार्ट 3 पार्ट 4 डीपीएसपी। भाई डीपीएसपी का भी तो मतलब यही है कि आपको जीने का अधिकार मिले। ठीक है, और इसे आर्टिकल 21 को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स। ये था आर्टिकल 21 का एक ब्रॉडर रूप। मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा समझ आया होगा अगर आपने कोशिश करी होगी। सारे कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर होने की मैंने कोशिश करी है कि सारे कंसेप्ट्स क्लियर हों, जैसे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये कठिन होते हैं क्योंकि जब मैं पढ़ा था शुरू में मुझे भी समझ नहीं आए थे पहली बार में। मैंने कोशिश की है कि सरल भाषा में आपको ये समझा दिए जाए। इसके अलावा लास्ट में रिवीजन, हर एक जो डेफिनेशन है उसकी हमने बात कर ली। राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, या जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल नंबर 22 डिस्कस करेंगे, और बाकी पिछली वीडियो में हम सारे आर्टिकल डिस्कस करके आ चुके हैं आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के। तो इस सीरीज को लगातार देखते रहिएगा, अपने दोस्तों में इस सीरीज को शेयर करते रहिएगा। बाकी जो भी होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 22 और बाकी अदर कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ। राइट टू प्राइवेसी जो पुट्टास्वामी केस में, और इसके बाद फिर जो आ जाता है राइट टू मूवमेंट एब्रॉड इंडिया यानी कि भारत से बाहर घूमने का अधिकार। ये दोनों अधिकार भी आर्टिकल नंबर 21 के ही तहत आते हैं, जबकि इंडिया में ही घूमने का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 में आता है। तो इस चीज़ को और ऐड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 22 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।